नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, हमारा आज का जो योग अभ्यास है उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपने जीवन में कई तरह के प्लान्स तो बनाते हैं परंतु उन प्लान्स को कर नहीं पाते हैं, जीवन को संयमित नहीं कर पाते हैं, अनुशासित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठना तो चाहते हैं परंतु उठ नहीं पाते हैं। आलस्य इस तरह से उन्हें घेर लेता है कि वो प्रतिदिन सोचते तो हैं कि कल मैं सुबह सूर्योदय से पहले उठूंगा या इस समय पे उठूंगा या उठूंगी, परंतु जब सुबह होती है तो आलस्य इस तरह से घेर लेता है कि ये सुबह उठ नहीं पाते हैं, जिसके लिए उनकी पढ़ाई छूट जाती है या फिर वो व्यायाम एक्सरसाइज इत्यादि करना चाहते हैं वो छूट जाता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आज का हमारा अभ्यास उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में कुछ ऐसे व्यसन हैं जिसके चलते वो लोग शारीरिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। जैसे कि बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं या फिर मदिरा पान इत्यादि करते हैं। उन्हें छोड़ना तो चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पाते हैं। मन इस तरह से इन चीजों में बंध गया है कि अब वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की विशेष श्रृंखला यहाँ पर तैयार की गई है जो आपको इन चीजों में अपने मन को संयमित रखने में आपको मददगार साबित होगी, जीवन को अनुशासित रखने में मददगार साबित होगी और आपको लाभ प्रदान करेगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कौन अपने व्यक्तित्व को निखारना नहीं चाहता है? एक विद्यार्थी अपने आप को पढ़ने में बेहतर बनाना चाहता है। एक कामकाजी व्यक्ति अपने आप को काम काज में बेहतर बनाना चाहता है। घरेलू व्यक्ति अपने घर के कामों में स्वयं को बेहतर बनाना चाहता है। ऐसे ही जो लोग कई व्यसनों में पड़ गए हैं वो अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहले उनको व्यसन थे, अब वो चाहते हैं अपने आप को बदलना, तो व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं। और ऐसे में हमारा जो मन है हमें आलस्य के बंधनों में डाल देता है, जिसके कारण से हम लोग इन चीजों से नहीं निकल पाते हैं और हमारी जीवन शैली वैसे ही बनी रहती है हमेशा हमेशा के लिए। हमारा जैसे कि हम लोग बताते हैं कि हम लोग प्रतिदिन सुबह उठना चाहते हैं, जिसके उठ करके अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि, और हम लोग नहीं कर पाते हैं। और वही आज नहीं कर पाए, कल नहीं कर पाए, ऐसे दिन बीतते जाते हैं, जो महीने बदल जाते हैं, महीने साल में बदल जाते हैं और हम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो ये श्रृंखला है इसमें जो सबसे पहला और मुख्य अभ्यास है वो है प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम का जो अभ्यास होता है ये प्राण को संयमित करता है और प्राण के द्वारा मन को संयमित करता है। और इसमें दो प्राणायाम विशेष होते हैं। पहला है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम भी है, क्रिया भी है। ये आपके अंदर से शुद्धि लेके आता है, आपके अंदर जो शारीरिक विकार हैं उनको ये खत्म करता है, शरीर को हल्का बनाता है, स्फूर्तिवान बनाता है, मस्तिष्क में चमक लेके आता है, आलस्य को ये मस्तिष्क से दूर करता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्राणायाम होगा वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे अंदर की ऊर्जाओं को ये संतुलित करता है। जितना हमारा जो बाहरी जो दुनिया है इसके साथ जितना जुड़ाव है और हमारा स्वयं से जो जुड़ाव है, ये इसके बीच का जो जुड़ाव है ये इसको संयमित करता है। कितना हमें बाहर जुड़ना चाहिए, स्वयं से कितना जुड़ना चाहिए, ये जो प्रक्रियाएं हैं उसको संतुलित करता है। यदि हम बाहरी चीजों में बाहर ज्यादा उलझे रहेंगे तो ऐसे में हम अपनी जीवन शैली को सही नहीं बना सकते। जैसे कि ज्यादातर लोग अपना समय फोन में ही खो देते हैं, जबकि उन्हें मालूम होता है कि फोन उनका समय खराब कर रहा है। तो ये जो बाहरी जुड़ाव है इसको संयमित करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इसे बैठे बैठे सपने देखते हैं और समय को खराब कर देते हैं। तो ये जो आंतरिक जुड़ाव है इसको भी संयमित करेगा। तो चलिए जानते हैं इन दो प्राणायामों के बारे में। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठना है। ध्यान इतना रखना है कि कूल्हे की हड्डियां जमीन से लगी रहे, यानी कि सिर बोन आपकी समान रूप से जमीन पे लगी रहेंगी, मेरुदंड एकदम से सीधा बना रहेगा। फिर यहां से आपने इस तरह से हाथों को आराम पूर्वक जंघा पे रखना है, कंधे एकदम खुले रहेंगे, हृदय वाला हिस्सा फैला रहेगा। फिर यहां से जो कपालभाति जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है कि आपने आंखें बंद करनी है और पहला अपने श्वास पे ध्यान ले जानी है। श्वास पे ध्यान ले जाने के बाद आपको अपने श्वास की जो गति है उसे सामान्य करना है। जैसे कि यदि आप कोई काम काज करके इस योग अभ्यास को करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो श्वास या तो बड़ी रहती है, घटी रहती है,
तो आपको शांतिपूर्वक अपने श्वास पर बस ध्यान ले जाना है। आपके 2, 4, 5, 6 श्वास के बाद स्वतः ही आपकी जो श्वास है वो अपनी सामान्य अवस्था में आकर शांत हो जाएगी। उसके बाद ये अभ्यास आपका शुरू होता है। अभ्यास को शुरू करने के लिए आपने लंबी श्वास अंदर लेनी है और उसके बाद श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया करनी, जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई देती है। इस प्रक्रिया में हम लोग 90% तक श्वास को बाहर छोड़ते हैं और सिर्फ 10% श्वास को अंदर लेते हैं। तो यह है कपालभाति। कपालभाति का जो अभ्यास है, आपको इस तरह से श्वास को जो छोड़ने की प्रक्रिया है, इसे कम से कम 15 से 20 बार आपको करना चाहिए। 15 से 20 बार ये इसका एक हिस्सा होगा। ऐसे ही आपने कम से कम एक अभ्यास के अंदर 3 हिस्सों को करना चाहिए, तभी आपको इसके सही और पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता रहेगा, इसी को ही आप बढ़ा करके एक एक चरण में, जैसे कि 3 चरण में हमने ये जाना है, तो ऐसे ही एक चरण में आप इसे 15 से 20 बार से बढ़ा करके 25 से 30 और या फिर 30 से 35, 35 से 40 ऐसे भी करके इसे बढ़ा सकते हैं। परंतु ध्यान इतना रखें कि धीरे धीरे ही इस अभ्यास को बढ़ाएं, एकदम से ना बढ़ाएं। यानी कि आप 15 दिन, 20 दिन या महीने भर बाद ही जाकर के अभ्यास को थोड़ा सा बढ़ाएं, या फिर 2 महीने, 6 महीने बाद करके भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कपालभाति का यह अभ्यास होता है। अभ्यास को सही तरीके से जानने के लिए हमारी कपालभाति वाली वीडियो को आप देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानकारी समझ लें और इसे आप अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति को करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको यदि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की समस्या है और हृदय की समस्या अभी वर्तमान में बढ़ी हुई चल रही है, कि हाई बीपी आपका बढ़ा हुआ है या उच्च रक्तचाप या फिर आपको हृदय संबंधी कोई समस्या बढ़ी हुई वर्तमान में चल रही है, तो इस अभ्यास को आप ना करें। आपको ये समस्या है परंतु आप दवाइयां इस तरह से ले रहे हैं कि ये चीजें आपको अभी नहीं है वर्तमान में, तो आप धीरे धीरे करके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको विधि हमारे कपालभाति वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए, ये था कपालभाति। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन की प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसका जो सामान्य रूप है मैं आपको बतला देता हूं, आपको किस तरह से करना है। देखिए, नाड़ी शोधन के बहुत सारे स्वरूप हैं। आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसके लिए आपने इस तरह से अपने दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद करना। ये मुद्रा हमारी नासिकाग्र मुद्रा है, जिसमें आपकी जो बीच वाली उंगली है ये दोनों भौं के मध्य पे आती है, पहली उंगली दूर रहती है, और आपने दाहिनी नाक को बंद करके धीरे से बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना होता है और फिर बाईं नाक को बंद करके धीमा लंबा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ना होता है। इसे हम लोग आधा चक्र कहते हैं। इस चक्र को पूर्ण करने के लिए फिर आप दाहिनी नाक से श्वास अंदर लेंगे और श्वास अंदर आने के बाद धीरे धीरे आप फिर बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये एक चक्र पूर्ण होता है। स्थिति यहां तक समझ आ जाए तो इस अभ्यास को आपने कम से कम 4 से 6 बार, यानी कि 4 से 6 चक्र आपने करने। चक्र कैसे था उसे भी याद रख लें, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह से आपका ये एक चक्र होता है। इसी चक्र को बढ़ा करके आपने कम से कम 4 से 6 चक्र करने हैं और धीरे धीरे इसी अभ्यास को बढ़ा करके आपने 6 से 8 चक्र, 8 से 10, 12, 15, 20, जितना अभ्यास को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके उतना ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और आपका कपालभाति प्राणायाम, दोनों प्राणायाम का संयोग इस तरह से है कि यदि आपको धूम्रपान या कोई अन्य कोई गलत चीजों की आदत है, चाहे वो आपके अंदर का मानसिक विकार हो या आप शारीरिक रूप से किसी चीज को ग्रहण करते हैं, कि उस विकार को जड़ से खत्म कर देगा। इसके साथ यदि हो सके थोड़ा ध्यान भी कर लें, जो कि मैं अंत में आपको बतलाऊंगा। तो ये आपका इतना भी एक परिपूर्ण अभ्यास आपके लिए हो जाएगा जो आपके शारीरिक और मानसिक विकार को खत्म कर देगा और आपको आपके जो दुर्व्यसन थे उससे ये आपको मुक्त कर देगा। बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें और ज्यादा से ज्यादा इसका के लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। और इसका अभ्यास यदि हो सके तो प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले, जो ब्रह्म मुहूर्त का हमारा समय होता है, तब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो ये था हमारा प्राणायाम। प्राणायाम की प्रक्रिया के बाद यदि आपको ज्यादा समझना है प्राणायाम के बारे में, नाड़ी शोधन के बारे में, अनुलोम विलोम जो मैंने आपको बताया, तो हमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम वाली जो नाड़ी शोधन की वीडियो है वो आप देख सकते हैं।
इसके बाद जो अगला अभ्यास है हमारा, जो यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि पूरी श्रृंखला है, ज्यादा समय नहीं हो पाता है, तो उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये शारीरिक अभ्यास है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके शरीर में आलस्य बना रहता है, सुबह नहीं उठ पाते, तंदुरुस्ती नहीं बनी रहती है, आलस्य बना रहता है शरीर के अंदर और तंदुरुस्त होना चाहते हैं। दिन भर थोड़ा शरीर थका थका सा रहता है, मन किसी चीज में नहीं लगता है, जिसके कारण से वो अपने जीवन को संयमित नहीं कर पाते हैं, अनुशासित नहीं कर पाते हैं, रूल्स रेगुलेशन अपने जीवन में नहीं लेके आ पाते हैं। तो ये उनके लिए अभ्यास है। ये अभ्यास है हमारा सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार का अभ्यास खड़े होकर करने वाला है, तो मैं आपको खड़े होकर के इस पूरे अभ्यास को अच्छे से करके दिखला दूंगा और अभ्यास को अच्छे से आप एक बार समझ लेंगे और उसके बाद अभ्यास को आप स्वयं से कर सकते हैं। हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही विशेष अभ्यास होता है। इसमें 12 आसन होते हैं और हर आसनों की अपनी विशेषता होती है, अपना लाभ होता है। हर आसन अपने साथ कई सारे गुणों को, कई सारे लाभों को लेके आता है। यदि आपके पास एक पूरी श्रृंखला को करने का समय नहीं है, तो सूर्य नमस्कार को करके अपने शरीर को आप तंदुरुस्त बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार की अवस्थाओं को मैं आपको दिखला देता हूं। सूर्य नमस्कार को करने के लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना होता है। पूरे शरीर को आपने सीधा रखना है। फिर यहां से आपने हाथों को जोड़ना है नमस्कार की स्थिति में। यह है इसका पहला आसन। दूसरे आसन के लिए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे श्वास और प्रश्वास के साथ ही ये आसन होते हैं। श्वास को छोड़ते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं। अपने शरीर के अनुसार आप चाहे तो घुटने को मोड़ करके झुक सकते हैं और सीधा करके भी झुक सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक अभ्यासी को घुटने मोड़ के ही झुकना चाहिए। अब यहां से हाथों को नीचे लेके जाते हैं। फिर पहले हम लोग दाएं पांव को पीछे लेके जाते हैं ताकि हमारे अंदर सूर्य ऊर्जा का संचालन हो सके। दाएं घुटने को नीचे लेके जाएंगे, पंजे को पीछे को खोलेंगे। तो ये स्थिति है हमारी अश्व संचालन की। इस स्थिति में यहां पर भी रुक सकते हैं और इस तरह से भी उठ करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियों के अपने अपने फायदे हैं। अब यहां से जो हमारा अगला आसन है यहाँ पे, उसमें हम लोग आगे वाले पांव को पीछे लेके चले जाते हैं। तो ये है हमारा 5वां आसन सूर्य नमस्कार का, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति। इससे पहले था अश्व संचालन आसन, उससे पहले वाला था उत्तान आसन। अब यहां से आपने 6वें आसन में जाना है, जिसमें आप घुटने, हृदय और तोड़ी को जमीन के पास लेके जाते हैं श्वास को छोड़ते हुए। यह है हमारा अष्टांग नमस्कार। फिर यहां से पंजों को पीछे की तरफ खोलते हैं, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन पे लेके जाते हैं और फिर पैरों को पीछे की तरफ खींचते हुए हथेलियों से धीरे धीरे दबाव बनाते हुए हृदय को ऊपर उठाते हैं। अपने कंधे नीचे रहेंगे, हृदय सामने की तरफ फैलेगा। यह है हमारा भुजंगासन। अब भुजंगासन के बाद हमारा जो अगला आसन है, उसमें हम लोग हथेलियों पर दबाव बना करके कूल्हों को ऊपर उठा देते हैं। तो यह है हमारा 8वां आसन, अधोमुख श्वानासन की स्थिति है, जिसमें आपके जो हाथ हैं ये कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खुलते हैं, पैर कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं। हथेलियों पे दबाव बना करके हम लोग पैरों की तरफ वजन लेके जाते हैं। श्वास और प्रश्वास लंबा धीमा गहरा बनता है और फिर यहां से दाएं पांव को उठा करके हम आगे लेके आते हैं। देखिए, पहले आपका दायां पांव पीछे गया था, वही पांव आपका आगे को आता है ताकि सूर्य ऊर्जा का जो संचालन है इस तरफ से चलता रहे। फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे लाएंगे, पंजे को खोलेंगे, वापस से हम लोग अश्व संचालन की स्थिति में यहाँ पे आ गए हैं। 9वां आसन है ये हमारा। और फिर 10वें आसन के लिए धीरे धीरे पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए जितना हो सकता है इस स्थिति में नीचे चले जाए। यह है उत्तान आसन। और 11वें आसन के लिए श्वास को भरते हुए वापस से हाथों को ऊपर लाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति है। और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाते हुए हृदय के सामने लाएंगे। हम लोग 12वें आसन में आ गए, जो कि वापस से हमारा है नमस्कार आसन। तो ये था हमारा आधा चक्र। इस तरह से ये आपका आधा चक्र पूर्ण होता है कि दाएं पांव को पीछे लेके गए, दाएं पांव को आगे लाए, ये आधा चक्र हो गया पूर्ण। इस चक्र को पूर्ण करने के लिए हम लोग बाएं तरफ से करेंगे। तो ध्यान पूर्वक निर्देशों को सुनना। यहां पर आपने 1 या 2 लंबी श्वास लेनी है। इसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में। इस स्थिति में पूरे शरीर में अच्छा सा खिंचाव आना चाहिए, खासकर पीछे, शरीर के पीछे वाले हिस्से पे एक अच्छा सा खिंचाव बन के आता है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे उत्तान आसन की स्थिति में। जितना हो सकता है आगे को झुकेंगे और सिर को भी हल्का हल्का सा नीचे को लेके जाएंगे। सिर और गर्दन को एकदम से ढीला छोड़ दें।
ये स्थिति आपके मन मस्तिष्क को शांत करती है, साथ ही साथ आपके कूल्हे की पीठ की मांसपेशियों को खोल देती है, आपके मेरुदंड में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके अंदर ऊर्जाओं का जागरण होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। अब यहां से जो अगला अभ्यास है उसके लिए हम लोग अपने बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे ताकि हम लोग चंद्र ऊर्जा को संचालित कर सकें। कि बाएं पांव को पीछे लेके गए, घुटने को नीचे लगाया, पंजे को खोला, कंधे को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके जाएंगे, हृदय को उठाएंगे। तो ये है अश्व संचालन की स्थिति। अब यहां से आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, हल्का सा श्वास को आप भर सकते हैं यहां पर, फिर उसके बाद श्वास को रोकना है, पूरे शरीर को एकदम से सीधा कर देना है। यह है उत्थित चतुरंग दंडासन। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को नीचे लाएंगे, अपने हृदय को दोनों हथेलियों के बीच में और थोड़ी को जमीन की तरफ लेके जाएंगे। यह है हमारा अष्टांग नमस्कार आसन। इसके बाद पंजों को पीछे को खोलेंगे, कूल्हे को गोल घुमाते हुए जमीन पे लेके जाएं, श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे। यह है भुजंगासन। भुजंगासन पीठ की सभी जकड़न को खोल देता है और मेरुदंड में बहुत अच्छे से ऊर्जा के संचार को बढ़ा देता है और मस्तिष्क में भी ऊर्जा के जागरण को ये बढ़ा देता है, जिससे आपके चेहरे में भी चमक आने लगती है और सिर आपका हल्का होने लगता है और पीठ से संबंधित बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं। इसके बाद हल्का सा हृदय को नीचे लेके जाएंगे और कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। यह है हमारा अधोमुख श्वानासन। श्वास को छोड़ते हुए यहां पर स्थिति में आते हैं। इस स्थिति में आपका जो हृदय है वो आराम की अवस्था में चला जाता है, रक्त का संचार आपके सिर की तरफ बढ़ने लगता है और आपके पूरे आगे वाले शरीर का जो हिस्सा है पूरा का पूरा और पीछे वाला शरीर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसमें बहुत अच्छे से खिंचाव आता है, जिससे पूरे के पूरे शरीर में एक अच्छी सी ऊर्जा दौड़ने लगती है, रक्त का संचार भी अच्छा होने लगता है और आपके शरीर में एक अच्छी सक्रियता आ जाती है, मजबूती भी आ जाती है, लचीलापन भी आ जाता है और स्फूर्ति बनने लगती है। अब यहां से फिर हम लोग जैसे बाएं पांव को पीछे लेके गए थे और बाएं पांव को ही आगे लाएंगे, उठा करके आगे लाएंगे, श्वास को भरेंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे वापस से अश्व संचालन की स्थिति में। तो आप इस तरह से भी रह सकते हैं। हथेलियां भी यहाँ पर नीचे आती हैं, हालांकि हथेली जब नीचे रखेंगे तो हृदय बंद होने लगता है, तो जो सही अवस्था बनती है आपके लिए वो है उंगलियों को इस तरह से रख लें या फिर ऊपर ही उठ करके आ जाए। अब यहां से पीछे वाले पांव को आगे लेके आते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकते चले जाते हैं। वापस से उत्तानासन के जो लाभ हैं उनको अनुभव करते हैं और फिर श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते हैं, अच्छे से खिंचाव हाथ और पीठ की तरफ लेके आते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए नमस्कार की स्थिति में आते हैं, आंखों को बंद करके आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो इस तरह से आपका एक चक्र पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही आपने इस अभ्यास को प्रयास करना है प्रतिदिन। शुरुआत में 4 चक्र तक करें। जैसे जैसे आपके शरीर में अभ्यास आने लगे और आपको अभ्यास करने में दिक्कत ना हो तो इसे बढ़ा करके 4 से 6 चक्र, 6 से फिर 8 चक्र, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे 2-2 चक्र करके आप हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर आप बढ़ा करके इस अभ्यास को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे जैसे ये अभ्यास अच्छा होता रहेगा आपके शरीर में, आप भी अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप शुरुआत में ही इसे कम से कम 4 से 6 बार कर लें या फिर 8 से 10 बार कर लें। हालांकि हो सकता है कि अगले दिन आपको हल्का सा दर्द लगे शरीर में, पर यदि आप प्रतिदिन इस अभ्यास को करते हैं तो कुछ दिन के बाद दर्द चला जाएगा, शरीर लचीला भी हो जाएगा, स्फूर्तिवान हो जाएगा, मजबूत भी हो जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे लाभ सूर्य नमस्कार के मिलेंगे। यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए सूर्य नमस्कार से संबंधित तो सूर्य नमस्कार से जुड़ी हुई हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं, उससे सूर्य नमस्कार से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। सूर्य नमस्कार के बाद यदि अगर हम कुछ आसनों की यदि हम लोग बात करते हैं तो आसनों में जो आपको सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन की स्थिति पीठ के बल लेट करके शुरू होती है, क्योंकि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। सर्वांग आसन के बाद फिर उसकी एक विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि सर्वांग आसन की स्थिति में आपके गर्दन के पीछे पर दबाव आएगा, जो कि अभ्यास के दौरान आप जानेंगे। और उस दबाव को हटाने के लिए और लाभ को और बढ़ाने के लिए अभ्यास के लिए तो उसकी विपरीत स्थिति यानी कि मत्स्यासन को हम लोग करते हैं। चलिए जानते हैं कि सर्वांगासन को कैसे किया जाता है। सर्वांगासन करने के लिए हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं,
सर्वांगासन की स्थिति में हमारे पैर बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं और जो ऊपरी शरीर है वो एकदम नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो रक्त का जो संचार है वो पूरा का पूरा उतर करके मस्तिष्क की तरफ आ जाता है। और यदि आपके मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त मिलने लगे तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण मिलने लगा है, ऑक्सीजन मिलने लगा हुआ है, और जो भी पोषक तत्व हैं जो मस्तिष्क को जिसकी जरूरत है वो उसको मिलने लग जाते हैं। ऐसे में आपके ये मान लीजिए कि आपके सोच विचार आपके शुद्ध होने लगते हैं, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है, चेहरे में चमक आने लगती है और आलस्य जाने लगता है। ये आसन आलस्य को भगाने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको दिन में सुबह शाम को कभी ऐसी थकान या आलस लग रहा है तो इस आसन को जरूर करें। चलिए विधि को जान लेते हैं। आपने पीठ के बल लेटने के बाद हाथ को शरीर के बगल पे रखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए इस तरह से पैरों को ऊपर उठाना कि घुटने आपके मुड़े रहेंगे। यहां पर मैंने उंगलियों को उठा करके एक अच्छा सा सहारा दिया है ताकि मैं पैरों को उठा पाऊं। आप इसे सीधे भी उठा सकते हैं। आप यदि आपके पास इस तरह से योग मैट है तो इस योग मैट को आगे की तरफ खींच करके, यानी कि जो पैरों की जो दिशा है उस तरफ को खींच करके ऐसे भी उठा सकते हैं। तो किसी भी तरह से हल्का सा दबाव हथेली से दे करके आपने पैरों को ऊपर उठाना है। यदि किसी कारणवश आप पैरों को उठा नहीं पाते हैं, जैसे कि पेट बड़ा रहता है, आपके पेट की मांसपेशियों में मजबूती नहीं है, तब आपको ऐसी दशा में आपने अपने पैरों को दीवार की तरफ लेके जाना है और फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जा करके इस स्थिति में जा सकते हैं। तो चलिए, तो फिर मैं यहां से श्वास को भरते हुए अपने पैरों को ऊपर ले जा लूंगा। ऊपर आने के बाद आपने प्रयास करना है कि उंगलियां आपकी बच जाए। यदि उंगलियां आपकी नहीं बच पाती हैं तो कोई बात नहीं, आपने हाथ को इस तरह से खींच लेना है, कोहनी को पास लाने का प्रयास करना है और फिर हाथों से अपने पीठ पे सहारा देना है। यदि बच पाते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा सहारा यहाँ पर मिलेगा कि उंगलियों को खींच लें, कंधों को हल्का हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाएं ताकि कंधों के बल आप आराम से आ पाए। फिर यहाँ से हथेली का सहारा अपने कमर के निचले वाले हिस्से पे देंगे। फिर हम लोग सर्वांगासन के लिए प्रयास करते हैं कि हथेलियां हमारे पीठ के बीच वाले हिस्से पे आ जाए इस तरह से, और फिर हम अपने पैरों को एक साथ या फिर एक एक करके ऊपर लेके जाते हैं और पंजों को खींचते हैं। यह स्थिति है सर्वांगासन की। सर्वांगासन हालांकि हर कोई नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अपने हाथ के सहारे को, देखिए घुटना पहले मोड़ना है, ये दूसरी स्थिति में जाना है तो कमर के पास पे सहारा देना है और फिर यहां से धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपकी जो एड़ियां हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगी, पंजे नीचे की तरफ रहेंगे। ये अवस्था इसकी आधी अवस्था रहती है जिसमें आप पूरे सीधे ना होकर के हल्के से आपका शरीर मुड़ा रहता है। तो इस स्थिति में आकर के इसे हम लोग विपरीत करनी या अर्ध सर्वांगासन कहते हैं। इस स्थिति में आकर के आप सर्वांगासन के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इस स्थिति में जब आप आ जाएं तो प्रयास करें कम से कम यहां पर 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट रुकने का, और यही अभ्यास यदि आपका अच्छा होने लगे तो आप इसे बढ़ा के 2 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। हालांकि 10 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाता है नए लोगों के लिए, तो शुरुआत में प्रयास करें कि आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ही रुकें। जब आपका यह अभ्यास बढ़ के 6 महीने का हो जाए या साल भर का होने लग जाए तब जाकर के आप समय की अवधि बढ़ा सकते हैं। तो यह है सर्वांगासन की आधी स्थिति। पूर्ण स्थिति मैंने आपको दिखला दी। ये आसन के बाद जब वापस आना है तो इस तरह से आपने कमर के नीचे पे सहारा देना, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आएंगे। तो ये आसन के बाद आपको इसका विपरीत आसन करना, क्योंकि जब आपने देखा था हम लोगों का पांव ऊपर रहा है तो गर्दन के पीछे पे दबाव रहता है। तो इस दबाव को खत्म करने के लिए और इस आसन के लाभ को और बढ़ाने के लिए इसकी विपरीत स्थिति की जाती है, जो कि है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए हम लोग यहां से अपनी हथेली को कूल्हों के नीचे पे लेके जाते हैं इस तरह से, और कोहनी को शरीर के अंदर पे लेके आते हैं, जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके आएंगे। फिर यहां से पैरों को सीधा कर देंगे, हथेली पे दबाव बनाएंगे, कोहनी पे दबाव बनाएंगे, सिर को उठाएंगे, कंधों को और ऊपरी शरीर को उठा देंगे। तो यहां तक की स्थिति मत्स्यासन की दिखलाई देगी। फिर पूर्ण स्थिति पर जाने के लिए आपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाना है, जितना हो सकता है हृदय को ऊपर उठाना है, कोहनी पे दबाव बनाना है और धीरे धीरे सिर को पीछे लेके जाएंगे। देखिए आपके पूर्व अवस्था में सिर पे दबाव था, अभी आपका सिर पीछे की तरफ जा रहा है, तो विपरीत अवस्था में जा रहा है। यदि आपका सिर जमीन से ना लगे तो अपने शरीर को सरकाएं, सिर की तरफ सरकाते हुए सिर को नीचे लेके जाओ। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि दबाव आपकी हथेली और कोहनी के पास पे रहे, सिर पे कोई भी दबाव ना आए। तो इस दबाव को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अपने कूल्हों को, नितंबों को अपनी हथेली पे दबाना है।
ताकि आपकी हथेलियां मजबूती से जमीन पर टिकी रहे। तो इस तरह से मत्स्यासन में आकर के आप सर्वांगासन के लाभ को और भी बढ़ा सकते हैं और मत्स्यासन के भी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मत्स्यासन जो है ये आपके गले की जो ग्रंथि है, आपकी थायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं, और पेट में किडनी से जुड़ी हुई आपकी जो ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, ये उनको प्रभावित करता है, उनके कार्यों की क्षमता को बढ़ा देता है। इसमें वापस आने के लिए धीरे धीरे सिर को उठा करके सिर के पीछे वाले हिस्से को लगाएंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़ लेंगे, हाथों को बाहर निकाल लेंगे। तो यहां तक थी मत्स्यासन की अवस्था। मत्स्यासन आपका सर्वांगासन और मत्स्यासन हो जाए तो उसके बाद आप लेट करके इस तरह से आपको शवासन भी करना चाहिए, कुछ देर शरीर को पूरा ढीला छोड़ करके। देखिए शवासन की अवस्था सोना नहीं है। शवासन की अवस्था में आपको सबसे पहले अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाना है कि आप शरीर को तो छोड़ रहे हैं, शवासन की अवस्था में जाकर के शरीर से अलग तो हो रहे हैं, पर उससे पहले शरीर के साथ जुड़ भी रहे हैं। तो जुड़ाव के साथ आपने पहले अपना ध्यान पूरे शरीर पे लेके जाना है, फिर श्वास पे ले जाना है कि श्वास कैसे बह रही है, फिर धीरे धीरे मन मस्तिष्क को शांत करना है और उसके बाद पूरे शरीर मन मस्तिष्क को भूल जाना है। तो वो आपकी शवासन की अवस्था बन जाती है। शवासन में आपने लगभग 5 से 10 मिनट तक रुकना है और फिर आप अपनी स्थिति से वापस आ सकते हैं। तो यहां तक ये आपका जो आसनों का अभ्यास है ये पूरा हो जाता है। मत्स्यासन की मैं आपको बात बता रहा था कि मत्स्यासन हमारे गले से जुड़ी हुई ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे जो शरीर की जो ग्रोथ है उसके लिए कार्य करती है। और जो हमारे किडनी से जुड़ी हुई जो हमारी ग्रंथि होती है वो हमारे जो अन्य जो शारीरिक कार्य होते हैं और हमारे जो मूड्स होते हैं कि हमारा चीजों के प्रति जो रुचि बनना है, काम के प्रति रुचि इत्यादि बनना है, तो वो उनको प्रभावित करता है। तो ये ग्रंथियां अगर आपकी सक्रिय होने लगेंगी और इससे जुड़ी हुई ग्रंथियां और भी सक्रिय होने लगी, क्योंकि ये इन्हीं 2 ग्रंथियों पर प्रभावित नहीं करता, हमारे सिर से जुड़ी हुई ग्रंथि पे भी प्रभावित करता है और ग्रंथियों पे भी अच्छा सा कार्य करता है। तो ऐसे में तो हमारे शरीर की जो आंतरिक प्रणाली जब अच्छे से काम करेगी तो आपका स्वतः ही चीजों के प्रति मन लगने लगेगा और शारीरिक आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो अच्छी होने लग जाएगी। तो यहां तक था आपका आसनों का अभ्यास। अंत में हम लोग चलते हैं ध्यान के अभ्यास की ओर। यदि आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो ध्यान भी जरूर करें। ध्यान आपके मन मस्तिष्क को शांत करता है और ध्यान को केंद्रित करने वाली शक्ति को बढ़ा देता है। हालांकि ध्यान को केंद्रित करने के लिए यदि आप आसन करना चाहते हैं तो खड़े होकर के संतुलन बनाने वाले आसनों को कर सकते हैं। इनमें है वृक्षासन है, वीरभद्रासन 3 की स्थिति है, अर्धचंद्रासन है, इत्यादि इत्यादि कई सारे आसन हैं। तो आप कई सारे आसनों में से कोई भी आसन चुन लें जो आपको आसान हो। हालांकि वृक्षासन आसान स्थिति होती है, उसे कर सकते हैं। और यदि आप बैठ करके आराम पूर्वक करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। तो यहां पर ध्यान करने के लिए जो सबसे आसान होता है वो श्वास पे ध्यान लगाना। उसके लिए आपने किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, हाथों को बिल्कुल आराम पूर्वक अपनी जगह पे रख दें। चाहे तो यहाँ पर ज्ञान मुद्रा आप बना सकते हैं, पैरों से भी कोई विशेष ध्यानात्मक स्थिति यदि आप जानते हैं वो बना लें। फिर आंखों को बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ के अपना ध्यान धीरे धीरे अपने श्वास और प्रश्वास पर लेके जाएंगे। सबसे पहले ध्यान को अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे लेके जाएं और महसूस करें किस तरह से ये श्वास अंदर नाक को छूते हुए अंदर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है। इस तरह से नाक के आगे वाले हिस्से पे ध्यान आता है। यहां पर जब आपका ध्यान थोड़ा सा स्थायी हो जाए फिर श्वास को लंबा गहरा महसूस करें कि श्वास आपकी किस तरह से नाक के द्वारा पेट तक आ रही है और यही श्वास आपकी किस तरह से पेट के द्वारा नाक से बाहर जा रही है। तो इस तरह से आपने श्वास और प्रश्वास की जो ये गति है इसे महसूस करते जाना है और फिर इसी गति को आपने 1 से 10 तक गिनना है कि 1 श्वास गई, 2 श्वास गई, 3 श्वास ली, 4 श्वास ली, 5 श्वास ली, 6 श्वास ली, 7 श्वास। बहुत आराम पूर्वक धीमे धीमे आपने श्वास लेना है। तो गिनती भी आपकी वैसे ही होगी, आपको मैं सिर्फ अभी निर्देश बता रहा हूं। तो जैसे ही आपकी 10 गिनती पूरी हो फिर 1 से दोबारा से आपने श्वास को गिनना शुरू कर देना है। तो इस तरह से श्वास को गिनते जाएं तब तक जब तक आप बिल्कुल हर चीज से आपका ध्यान हट करके और उसके बाद आपका ध्यान एकदम श्वास से भी हट करके एकदम शून्य में चला जाए, तब तक आपको गिनती को बोलते रहना है और श्वास पे ध्यान लगाए रखना है। एक समय के बाद हो सकता है शुरुआत में आप सिर्फ गिनती पे ही ध्यान लगा पाए श्वास के साथ पे, हो सकता है आप गिनतियों को भूलने लग जाए, कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। तो यदि आपके लिए गिनती कठिन हो, गिनती ना करें, सिर्फ श्वास पे ध्यान लगाएं, फिर गिनती को जोड़ें
और फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपकी शून्य अवस्था बनने लगी, यानी कि किसी भी तरह का आपका ध्यान बनेगा ही नहीं, आप शून्य की ओर चले जाओगे। तो वही परम ध्यान होता है, और वो ध्यान आपका बनने लगे तो आपके अंदर अपने डिसीजन को, अपने संकल्प को मजबूत करने की ताकत आपको मिलने लगेगी। जो भी आप अपने जीवन में संकल्प लेंगे, डिसीजन लेंगे, उन पे खरे उतरेंगे, चाहे वो सुबह उठना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे काम काज को एक सही और व्यवस्थित तरीके से करना हो, किसी भी तरह का अनुशासन हो, चाहे कोई व्यसन को छोड़ना हो, चाहे वो धूम्रपान हो, मदिरापान हो, आप उसे आराम पूर्वक छोड़ पाएंगे। तो इस तरह से ये थी हमारी पूरी श्रृंखला को अच्छे से आप देखिए, हर निर्देशों को सही तरीके से समझिए और उसके अनुसार अभ्यास को कीजिए। जो भी अभ्यास मैंने यहाँ पर आपको बताया, उससे जुड़ी हुई हमारे बहुत सारी वीडियो आपके पास पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं, कुछ वीडियो आगे जाकर के आएंगी। उनसे जुड़ी हुई यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, जो भी आसन मैंने यहाँ पे बतलाए उनसे जुड़ी हुई यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो उन वीडियो को, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, आप उनमें जाकर के उनकी जानकारी को आप अच्छे से जान सकते हैं। और फिर यदि आप पूरी तरह से पूरी श्रृंखला को करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। यदि समय ना हो तो सिर्फ प्राणायाम करें और अंत में ध्यान करें। थोड़ा समय हो तो प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, ध्यान करें। और यदि आप चाहते हैं जैसे कि आपके अंदर आलस्य बना रहता है तो सर्वांगासन जरूर करें। तो इस तरह से आप अपने अनुसार उसे, इस पूरी श्रृंखला को या तो एक साथ कर लें या फिर थोड़े थोड़े हिस्से को करके करें, और प्रयास करें कि आप प्रतिदिन कर पाए, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। तो ये थी हमारी पूरी श्रृंखला और इससे जुड़ी हुई जानकारी। आशा करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और साथ ही साथ जो मैंने निर्देश दिए वो आपको समझ में आए होंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ अपनी तरफ से आपको एक अच्छी विशेष देता हूं कि आप अपने संकल्प पे खरे उतरेंगे सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए, और फिर आप देखेंगे कि यही अभ्यास को करने का संकल्प, यही अभ्यास आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आशा करता हूं इसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।